आरव और अमीरा होटल लौटे, थके हुए पर संतुष्ट। राघव ने कहा, हमने पहला बड़ा वार किया है, पर यह लड़ाई अब वैध और कड़ा हो गई है। ओरियन इसे किसी तरह पलटने की कोशिश करेगा। अमीरा ने उसकी बाह में सिर रखा। उनकी जीत उत्सव की तरह नहीं थी, यह सावधानियों का जश्न था। वे दोनों अब जानते थे कि अगला चरण और भी खतरनाक होगा। ओरियन सीधे कानूनी और कूटनीतिक रास्ते पकड़ लेगा, पर अब जनता के सामने जो सच्चाई आ चुकी थी, उससे बचना आसान नहीं होगा। और उसी रात होटल की एक तल्ले पर एक अंधेरी कार ने खिड़की के नीचे रुककर एक कागज फेंका। कागज पर सिर्फ एक संदेश था, तुम बस शुरुआत कर चुके हो। अब वो खेल आएगा जहां हकीकत और पहचान दोनों के दांव लगाए जाएंगे। ओ! आरव ने पन्ना उठाया। ओरियन का शुरुआती संकेत, सीधे, खतरनाक और शीतल। उसने अमीरा की ओर देखा। उसकी आंखों में वही प्रश्न था जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। अमीरा ने उसको संभाला और कहा, हमने पहले भी डर देखा है और उस डर के बीच हमने कदम उठाए। अब भी हम करेंगे। वे जानते थे, अगला मौसम और भी बुरा आने वाला था। ओरियन अब केवल एक नाम नहीं रहा, बल्कि एक शक्ति बन चुकी थी जो हर मोड़ पर नए सांप उगला सकती थी। पर अब उनके साथ दुनिया की निगाह भी थी, और कभी-कभी उजागर सच ही सबसे खतरनाक हथियार होता है। धुएं से भरे उस गोदाम की रात बीते कई हफ्ते गुजर चुके थे। वुल्फ की रहस्यमयी हंसी और उसके आखिरी शब्द अब भी आरव के कानों में गूंज रहे थे, असली सरगना अभी सामने ही नहीं आया है। ये वाक्य सिर्फ एक चेतावनी नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी। शहर में शांति का दिखावा था, लेकिन असलियत ये थी कि सतह के नीचे आग सुलग रही थी। ब्लैक सरपेंट नेटवर्क के धागे धीरे धीरे सामने आने लगे थे। आरव, अमीरा और राघव लगातार दिन रात उन दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड्स पर काम कर रहे थे जो उन्होंने रणवीर और वुल्फ से जुड़े ऑपरेशंस से हासिल किए थे। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, ओमेगा। यही कोडनेम था उस असली सरगना का। पर उसका असली चेहरा, असली नाम और उसकी पहचान अब भी रहस्य था। एक रात अमीरा ने कॉफी का कप रखते हुए कहा, आरव, ये ओमेगा कौन है? हर जगह इसका नाम है, हर बड़े ट्रांजैक्शन, हर शिपमेंट, हर डील के पीछे इसकी मुहर है। लेकिन चेहरा कहीं नहीं। आरव ने आंखें झुका लीं। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक ठंडा यकीन था, वो छाया में खेलता है। उसकी ताकत ही यही है कि कोई उसे देख नहीं पाता। लेकिन अगर उसने हमें चुनौती दी है, तो उसे सामने आना ही होगा। और मैं उसे वहीं ढूंढूंगा जहां वो सोच भी नहीं सकता। राघव ने बीच में कहा, मेरे पास एक सुराग है। दुबई से एक डील हुई थी पिछले हफ्ते। वहां के एक बिजनेसमैन ने बताया कि ओमेगा का अगला कदम भारत में होगा, और उसकी एंट्री इस शहर से ही होगी। अमीरा चौंकी, मतलब वो यहीं आने वाला है? हाँ, राघव ने गंभीर होकर कहा। लेकिन वो सीधे नहीं आएगा। उसके लिए मोहरे काम करेंगे। हमें उसकी छाया पकड़नी होगी, और छाया पकड़ने के लिए रोशनी बननी होगी। उस रात तीनों ने एक नक्शा फैलाया। शहर की गलियां, बंदरगाह, एयरपोर्ट, बड़े होटल, पॉश क्लब, हर जगह लाल निशान लगे। आरव ने अपने हाथ से एक गोला बनाया और कहा, यहां, इसी इलाके से कुछ बड़ा होने वाला है। अगर ओमेगा की एंट्री है तो यहीं होगी। कुछ दिनों तक शहर पर सन्नाटा छाया रहा, लेकिन फिर एक रात अचानक बंदरगाह पर हलचल हुई। कंटेनर शिप्स के बीच एक रहस्यमय यॉट खड़ी थी। काले कपड़े पहने गार्ड्स मशीन गनों से लैस थे, और उस यॉट से उतरे लोग किसी बड़ी ताकत का एहसास दिला रहे थे। दूर एक परछाई छत से यह सब देख रही थी। आरव, उसके साथ अमीरा और राघव भी थे। यहीं पर आरव ने फुसफुसाया, ये ओमेगा का नेटवर्क है, और आज हम इसका पहला चेहरा देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी। बंदरगाह पर एक दूसरा गैंग आ चुका था, भारी हथियारों से लैस। गोलियां चलने लगीं, चिंगारियां उठने लगीं।
आरव ने तुरंत अमीरा को नीचे खींचा और कहा, नीचे रहो। राघव ने अपनी पिस्तौल निकाली और जवाबी फायर किया। पूरा बंदरगाह जंग का मैदान बन चुका था। आरव हवा में छलांग लगाकर एक क्रेन के हुक से झूलते हुए दूसरी तरफ पहुंचा और दुश्मनों के बीच उतर गया। उसके हर मूव में बिजली सी तेजी थी। अमीरा ने डर और हिम्मत के बीच पिस्तौल उठाई और पास आते गुर्गे को गिरा दिया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। तभी अचानक एक काला हेलीकॉप्टर आसमान से उतरा। उसमें से मास्क पहने एक लंबा आदमी निकला। उसकी चाल, उसकी मौजूदगी, सब में एक अजीब सी दहशत थी। राघव ने हैरानी से कहा, ये वही है। ये ओमेगा का आदमी है। उसने अपने हाथ में लगे माइक्रोफोन से चिल्लाकर कहा, जो हमारे रास्ते में आएगा उसकी मौत तय है। आरव ने ठंडी नजरों से उसे देखा और फुसफुसाया, शुरुआत हो चुकी है। वो आगे बढ़ा और उस रहस्यमयी आदमी की ओर दौड़ा। जंग का असली दौर अब शुरू हो चुका था। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग से उठी धूल और तकरतकर की गूंज में वह लंबा मास्कधारी आदमी नीचे आया। उसकी सिलहुट काली, चाल बतौर युद्ध की तरह तय। उसके कदम ठंडे थे, पर हर कदम से वातावरण संकुचित होता गया। उसकी आंखों के पीछे कुछ नापातुला, खतरनाक हिसाब कलन था। एक ऐसा इंसान जो लोगों को संख्या की तरह नापातोला करता था और फिर काट देता था। आरव ने सांस थोड़ी गहरी ली और अपनी हथेली से पिस्तौल कस ली, पर उसके दिमाग में कोई घबराहट नहीं थी, केवल एक संकेत। वह आदमी किसी परिचय के बिना बोल उठा, आवाज में लोहे की चमक। ओमेगा का संदेश है, यहाँ की जमीन अब हमारी है। जो भी इस योजना को रोकेगा उसे मिटा दिया जाएगा। उसकी बात खत्म होते ही राघव ने कदम बढ़ाया, पर तभी आदमी ने अपने बगल के बैंडोलियर पर लगा छोटा बटन दबाया। हवा में एक झिलमिलाहट और एक तेज सी ध्वनि बनी। डिवाइसें सक्रिय हो गईं। बंदरगाह पर रखे कुछ कंटेनरों की मुहरें अचानक खुलने लगीं और उनमें से धुआं निकला, लेकिन यह सामान्य धुआं नहीं था। इसमें कोई विभिन्नता थी, एक चुपचाप असर करने वाला गैस जैसा कुछ, जो पहली सांस में असहाय कर देता। अमीरा ने तुरंत अपने मुंह पर कपड़ा लगाया और आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में अब घोर तुरंत की समझ थी। वो गैस है, वह चिल्लाई। बख्तरबंद नहीं है, हमारे पास मास्क हैं पर बहुत कम समय है। आरव ने शाब्दिक रूप से सब कुछ एक ही लय में किया। एक झटके में अमीरा की ओर झुका, उसकी बाहों में उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, छुपो मेरे पीछे। फिर उसने यकायक अपनी टांग से एक लोहे की प्लेट फेंकी, जो नीचे गिरकर गैस के बहाव को कुछ पल के लिए बदल गई। टूट फूट, आडेंडडैश, एक छोटे से अंतराल के लिए। राघव ने फौरन अपने कम्युनिकेशन डिवाइस से कहा, हाउस क्लीनर, हमारे पास एक सक्रिय केमिकल कंटेनरों के बीच लोग प्रभावित हो रहे हैं। उसके शब्द धड़क रहे थे, पर नियंत्रण में थे। वह कुछ कदम आगे बढ़ा, पर तभी एक तेज झटका, उसकी टांग पर गोली लगी। वह गिरा, पर गिरते हुए भी उसने फायरिंग बंद न की। उसकी आंखों में दर्द था, पर फिर भी वह हंसा, एक तरह का कटुनिर्दर्श हंसी। हम रुके नहीं। ओमेगा का आदमी, जो खुद को चेहरा बनाना चाह रहा था, ने मास्क उठाया, पर केवल आधा चेहरे का बस ऊपरी भाग दिखा, ठोस पर फिर भी परछाई जैसा, और बुलंद आवाज में बोला, तुम्हारी नाटकबाजी खत्म हुई। ओमेगा के इरादे बड़े हैं, हम एक नए क्रम की स्थापना कर रहे हैं, और यह क्रम तुम्हारे शहर से शुरू होगा। तभी अमीरा ने, जो पहले से ही तैयार थी, एक छोटे से पोर्टेबल डिवाइस को निकाला। राघव ने उसे पिछले कुछ दिनों में छिपाकर रखा था, एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बूस्टर और गैस निष्क्रियक का मिश्रण। उसने डिवाइस को जमीन पर सेट किया और फोन की तरह स्क्रीन पर कुछ कमांड टाइप किए। स्क्रीन पर छोटी छोटी लाइनों में कोड पॉप होने लगे। वह कोड तेजी से गैस को निष्क्रिय करने वाले माइक्रोनुष्ठान भेज रहा था। डिवाइस ने काम करना शुरू किया। हवा में जो हल्की सी खटास थी, वह कुछ हद तक गायब हुई। ओमेगा के आदमी के सुर बदल गए, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, फिर भी तुम बहुत कमजोर हो। पर उसकी बात अधूरी थी। डिवाइस ने आसपास की गैस के सैंपल्स को उलझा दिया और कई गार्ड बेहोश बैठे रहे। ऑपरेशन में व्यवधान पैदा हुआ। आरव ने उसी मौका पर छलांग लगाई।
उसने सीधे ओमेगा के आदमी की ओर दौड़ लगाई। दोनों के बीच नजदीकी मुठभेड़ हुई। मास्क वाले ने तेज स्टिक निकाला। दोनों की टकराहट से चिंगारियां निकली। उनकी लाठी की चोटों ने लौ स्वरूप की गूंज पैदा की, पर आरव की चालें तेज और नुकीली थीं। हर आघात में उद्देश्य था। एक झटके में उसने आदमी का हथियार झटककर उसे संतुलन खोने पर मजबूर कर दिया। कौन हो तुम? आरव ने तेजी से कहा, सांस बहती हुई। ओमेगा का मुखिया कौन है? नाम दे या हम यहां से कुछ नहीं छोड़ेंगे। अचानक उस आदमी ने एक कदम पीछे हटकर खून की तरह ठंडी हंसी की। नाम तो औपचारिकता है, पर तुम चाहो तो नाम किसी नक्शे की तरह ढूंढ सकते हो। उसने अपनी जैकेट से एक स्मार्ट कार्ड निकाला और उसे हवा में उछाला। कार्ड पर सिर्फ एक प्रतीक उभरा, एक उल्टा सर्प जो खुद को निगल रहा था, ब्लैक सरपेंट का नया चिन्ह। कार्ड गायब हो गया और आदमी ने कहा, ओमेगा की असली पहचान तुम्हारे सामने आने से पहले ही मर चुकी है, या फिर वह इस भीड़ में कहीं तुम्हारे ही बीच बैठा है। शहर की हवा अभी भी तना हुआ थी। हर तरफ से आंखें और कान खुल गए थे। राघव, जो दर्द से कराह रहा था, ने जिद करते हुए कहा, तुम कह रहे हो ओमेगा के साथ कोई अंदरूनी आदमी है? उसकी आवाज में घबराहट और शक दोनों थे। धारी आदमी ने धीरे धीरे हाथ उठाए। उसके हाथों पर सुई के निशान नहीं थे। यह कोई सादा गैंगस्टर नहीं था। अंदरूनी आदमी? हाँ, हमेशा से। किनारे पर बैठे हुए लोग कानून के साथ समझौता करते हैं, पर तुम्हारे जैसे कुछ लोग हमेशा बाधा बनते हैं, इसीलिए आज हमें तुम्हें हटाना है। वह फिर पीछे हटने लगा, हेलीकॉप्टर की ओर। आरव ने तुरंत पीछा किया, पर तभी एक तेज विस्फोट हुआ। कहीं से दूसरी तरफ से धमाका। हवा में कण उड़ गए और कुछ सेकंड के लिए अंधेरा छा गया। ओमेगा का आदमी हेलीकॉप्टर की ओर भागा और उसमें घुस गया। हेलीकॉप्टर उठने लगा, पर तभी उसमें से एक आदमी निकला जो पहले से वहां खड़ा प्रतीत हो रहा था। न तो उसने हेलीकॉप्टर से उतरने का सीधा मार्ग चुना, नहीं भागा, बल्कि वह सीधे कंटेनरों के पीछे से निकला और आरव के सामने आया। उसकी आंखों में परिचित ठंडक थी। आरव कुछ सेकंड के लिए ठिठका। यह चेहरा उसे अजनबी नहीं लगा। यह वही था जिसे उसने कभी एक पुरानी फाइल में देखा था। एक तस्वीर बिना नाम की, वही तस्वीर जो रणवीर ऑपरेशन के कुछ दस्तावेजों में थी। तुम? आरव ने मुश्किल से पानी सा शब्द निकाला। वह आदमी मुस्कराया, पर मुस्कान में कोई गर्मी नहीं थी। नामों में बहुत महत्व नहीं, उसने कहा, पर यदि तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं, ओमेगा के कई चेहरे हैं और मैं उनमें से एक हूं। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि आरव के गाल पर कांपन हुई। अगले पलों में चीजें उलझ गईं। हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। बंदरगाह पर बचे हुए गैस के बादल फैल गए और दूर कहीं सायरन गूंजने लगी। राघव को तुरंत वहां से हटाया जा रहा था। अमीरा उसे कंधे से टटोलते हुए सहारा दे रही थी। आरव ने उस अजनबी की ओर देखा। अब वह करीब था, इतनी निकट कि उसकी सांसों की सूखी खनक सुनाई दे रही थी। तुम ओमेगा के साथ क्यों हो? आरव ने गरज कर पूछा, आंखों में आग। तुम्हें क्या चाहिए इस शहर से? उस आदमी ने ठंडे अंदाज में कहा, यह शहर सिर्फ एक शुरुआत है। तुम्हारे पास जो जानकारी है वो केवल चुटकी भर है। ओमेगा बड़े पैमाने पर व्यवस्था बदल रहा है। पुराने चौकों को हटाकर नए एकाधिकार बनाए जा रहे हैं और तुम उस व्यवस्था के लिए खतरा हो। आरव ने जवाब दिया, हम तुम्हें रोकेंगे। चाहे जो भी हो, तुम्हारी योजना फेल होगी। अचानक उस आदमी ने झट से एक हंसी निकाली। तुम यह समझते हो कि तुम रोकोगे? अच्छा है, फिर खेल और मजेदार होगा। उसने हाथ से एक छोटा पर्चा फेंका। पर्चे पर कुछ नाम और समय लिखे थे, एक सूची जो शहर के कई इलाकों पर निशाना दे रही थी। आरव ने पर्चा उठाया, उसके हाथ कांप रहे थे। सूची पर पहला नाम पढ़ते ही उसके सीने में एक तेज ठंडक सी फैल गई। एक नाम ऐसा था जिसे वह सबसे कम उम्मीद कर रहा था, एक नाम जो उसके अपने अतीत से जुड़ा था। वह राह अब खुलकर युद्ध में बदल गई थी। ओमेगा के चेहरे अब धीरे धीरे सामने आ रहे थे, पर साथ ही साथ नई पहेलियां भी। और आरव को अब तेजी से फैसला लेना था
क्या वह सीधे उस चेहरे का पीछा करे जो अभी चला गया, या उस सूची के निशानों पर रोशनी फेंककर ओमेगा की योजना को जड़ से उखाड़ दे। हवा फिर से शांत हुई, पर उस शांत में कटु इरादों की गूंज थी, और तीनों ने महसूस किया कि यह लड़ाई अभी शुरुआत भर थी। आरव ने पर्चा कसकर मुट्ठी में दबा लिया। पन्ने पर जो नाम थे वे किसी रैंडम कर्नर की सूचियां नहीं थीं, हर नाम शहर की नींव से जुड़ा था। पुलिस अफसर, बंदरगाह का एक अधिकारी, एक बड़े उद्योगपति का दामाद। और बीच में, जहां आरव की निगाह ठहर गई, वहीं लिखा था रणवीर मल्होत्रा। उस नाम ने आरव के भीतर की हर धड़कन बदल दी। रणवीर वही था जिसे आरव वर्षों पहले खो चुका समझ चुका था, वही रणवीर जिसके किए गए कामों का हवाला कभी चुपके से लिया जाता था, और जिसे कुछ लोग नायक, कुछ लोग गुनहगार मानते थे। अमीरा ने आरव की तरफ देखा, उसकी आंखों में प्रश्न और डर दोनों थे। राघव दर्द से कराह रहा था, पर उसकी आवाज अभी भी ठोस थी। अगर रणवीर का नाम है तो ये अलग स्तर की साजिश है। या तो उसने खुद खेल बदला है, या फिर ओमेगा ने उसका नाम उठाकर तुम्हें उलझाने की चाल चली है। आरव ने किसी तरह अपना शब्द चुना। मैं उस आदमी का पीछा करूंगा जो अभी गया, हेलीकॉप्टर तक, जिसने भागकर उसे बचाया। शायद वही हमें सीधे ओमेगा के किसी और मोहरे तक ले जाएगा। पर रणवीर, अगर वो सच में इसमें है तो मैं उसे सच्चाई बताकर ही मानूंगा। मैं उसे खुद नहीं खोने दूंगा। अमीरा ने धीमी आवाज में कहा, तुम अकेले मत जाओ। हमने साथ मिलकर ही इतनी दूर आए हैं। पर आरव का चेहरा पहले से ही कठोर था। उसने तकरीबन बिना सोचे निर्णय लिया था। तुम राघव को सुरक्षित जगह पर ले जाओ। अस्पताल और स्थानीय मीडिया जो भी निशान पे हैं, उन्हें खबर दे दो कि वे सुरक्षित रहें। मैं पीछे से आकर इस काले चेहरे के पीछे की परछाई पकड़ लूंगा। राघव ने अपने हाथ से हल्का सा इशारा किया, जाओ, मैं संभाल लूंगा। पर वापस आना, समझे? उसकी आवाज में दर्द था पर भरोसा भी था। अमीरा ने नजर झुकाकर सिर हिलाया। फिर तीनों अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। शहर के उस हिस्से पर अब चाकचौबंद निगाहें थी। ओमेगा ने स्पष्ट संदेश भेज दिया था, अब कोई सुरक्षित नहीं था। आरव ने बंदरगाह के किनारे बने एक खाली डेक पर पहुंचते ही पीछे की ओर देखा। हेलीकॉप्टर की रोशनी अब तेजी से दूर हो रही थी। उसने क्रेन से एक सुरंग का रास्ता अपनाया, छतों पर छलांग लगाते हुए, पटरियों के ऊपर से कूदते हुए। प्रतिद्वंदी के पीछे जाने का मतलब था जोखिम, पर आरव ने उसे अपनाया। खुद का मरना जैसी किसी बात से उसे फर्क नहीं पड़ता था, पर सच का पता लगाना अब उससे भी ज्यादा अहम था। हेलीकॉप्टर की लाइटें छोटी छोटी बिंदुओं की तरह थीं। आरव ने अपने फोन पर ट्रैकिंग सिग्नल चेक किया। माइक्रो रेडियो का वह संकेत जो राघव ने तब पकड़ा था, अब धीमा हो चुका था, पर गायब नहीं। किसी ने हेलीकॉप्टर के रास्ते में वायुमंडल में जाम लगा दिया था, कोई तकनीकी बाधा। फिर भी आरव ने पीछा जारी रखा। शहर की रात उसके पैरों के नीचे धड़क रही थी। एक पुरानी गोदाम सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हुए वह मास्कधारी आदमी दिखाई दिया। वह छत के किनारे खड़ा था, जैसे कोई शैतानी कड़ी सुबह का इंतजार कर रहा हो। उसकी सांस नियंत्रित थी। दिखाई दे रहा था कि वह भागना चाहता था, पर कतई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा था, मानो उसने पहले ही अपनी जीत का गणित कर लिया हो। तुमने किसे बचाया? आरव ने तेजी से पूछा, अपने आप को संभालते हुए। ओमेगा किसका चेहरा छुपा रहा है? रणवीर सच में इसमें है क्या? आदमी ने एक छोटे से मुस्कान जैसी आवाज निकाली। तुम सवाल करते हो, पर तुम जनहित में हो। तुम्हारी तरह के लोग हमेशा सवाल करते हैं। सच बड़ा होता जा रहा है, और तुम छोटे। पर उसकी आंखों में उस पर्चे से भी ज्यादा कुछ था, एक सूक्ष्म घबराहट, जैसे उसने कुछ छूटा था। आरव ने झट से हमला किया। दोनों का संग्राम छत पर तेजी से शुरू हुआ। लाठी की ठोकरें, पंजों की चालें, और दोनों के शब्द हल्ले में बदल गए। पर अचानक आदमी ने अपनी जैकेट से एक छोटी सी डिवाइस निकाली, एक ब्लिंक, और उसे आरव के फोन की दिशा में फेंक दिया। डिवाइस से एक तेज ब्लिंक हुआ और आरव के एडवांस्ड सिग्नल बूस्टर ने थरथराना शुरू कर दिया। फिर ऊपर से हेलीकॉप्टर की रोशनी वापस लौट आई। ऐसी लगने लगी मानो कोई बाहर से मध्यस्थता कर रहा हो, एक और पक्ष जो घटना को नियंत्रित कर रहा था।
आदमी ने मौका पाते ही छलांग लगाई और कूदकर एक अगले छोर की ओर भागा। आरव ने उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की पर उसकी टांग फिसली और आदमी नीचे एक अंधेरे गलियारे में गायब हो गया। नीचे उतरते ही आरव ने देखा कि वहां पर एक मोटर बोट खड़ी थी। आदमी ने उससे उछलकर निकलते हुए पानी में कूद लगाई। हेलीकॉप्टर ने उसी समय बत्ती जलाई और एक ही लहर से वह गायब हो गया। पर आदमी भागते वक्त कुछ गिरा कर गया। एक छोटा सा फ्लैश ड्राइव जो उसकी जैकेट के जेब से निकलकर पानी में गिरने से पहले छत पर टकराया और किसी दरार में अटक कर रुक गया। आरव ने झट से हाथ बढ़ाया और उसे उठा लिया। उस पर सिर्फ एक शब्द उभरा था, रन, और उस शब्द के नीचे कुछ एन्क्रिप्टेड कोड। उस मिनट में आरव की आंतरिक दुनिया पोंछ सी उठी। फ्लैश ड्राइव में क्या था, उसका पता लगाना अब पहला लक्ष्य बन गया। पर साथ ही रणवीर का नाम जो सूची में था, वह किसी और तरह की साजिश की परतें खोल रहा था। ओमेगा अब सिर्फ एक गैंग नहीं रहा, यह किसी बड़े नेटवर्क का चेहरा बन चुका था, जिसमें शायद वही लोग शामिल थे जिन पर आरव ने कभी भरोसा किया था। आरव ने गहरे सांस लिए। अमीरा और राघव की तस्वीर आंखों के सामने खेली। हमें इसे जड़ से काटना होगा, उसने अपने आप से कहा। और जैसे ही वह आसपास के अंधेरे में कदम बढ़ाकर मोबाइल की रोशनी से फ्लैश ड्राइव की फाइल खोली, स्क्रीन पर कुछ शब्द उभर आए। एक ही वाक्य ने उसकी रूह कांप आई। रणवीर लाइव अगले 48 घंटों में 3 शहर, 2 पापियों, एक अंतिम कदम। समय अब उनके खिलाफ था और ओमेगा ने खेल शुरू कर दिया था। आरव ने स्क्रीन पर झांकते हुए अपना गुस्सा और थकान दोनों दबाए रखा। 3 शहर, 2 पापी, एक अंतिम कदम, हर शब्द उसकी रूह में थप्पड़ की तरह गूंज रहा था। वह जानता था कि यह सिर्फ अल्टीमेट नहीं, यह प्रोग्राम था। ओमेगा ने एक तय टाइमलाइन निर्धारित कर दी थी और अब वे सब उस टाइमलाइन पर नाचेंगे या टिक टिक होती घड़ी पर बर्बाद हो जाएंगे। सबसे पहले उसने फ्लैश ड्राइव का फिजिकल मेटाडेटा देखा। फाइल क्रिएट की तारीख तभी की थी जब हेलीकॉप्टर उतरा था। एन्क्रिप्शन में कुछ नया पैटर्न था, रणवीर के पुराने आर्काइव के साथ मिलती जुलती क्लाइफर। आरव का दिमाग एक ही जगह घूम गया, रणवीर। पर यह भी साफ था कि कोई रणवीर को लाइव कर रहा था या रणवीर ने खुद को लाइव करने का ड्रामा रचा था। आंधी की तरह उसने फैसला लिया। पहला कदम, बर्न डायरेक्टरी। वह यहीं रुककर नहीं बैठ सकता था। उसने अमीरा को टेक्स्ट किया, कोड में 5 शब्द, टाइमलाइन 48 रन, डिक्रिप्ट होटल न 7। अमीरा ने तुरंत जवाब कर दिया, समझ गई। राघव ने, जो अभी भी दर्द में था, फोन पर थोड़ी हंसी निकाली। मैं पुलिस स्टेशन में अपना झूठा बयान दे रहा हूं, वे मेरा नाम छापने लगें तो चलो, तुम लोग जांच कर लो। उसकी आवाज में अब भी वो वही शरारत थी जो लड़खड़ा कर भी भरोसा देती थी। आरव ने खुद को संभाला और पहले कदम में होटल नन 7 के लिए चल पड़ा। वह होटल शहर के पुराने हिस्से में था, जहां बड़े मोटी हस्तियां साझा कमरे बुक करके अनजाने में खुद को उजागर कर बैठती थीं। होटल के सीसीटीवी में अगर ओमेगा का कोई निशान था तो वहीं होगा, या जो पर्चा पर निशान था उसकी अगली चोट वहीं थी। रास्ते में आरव ने अमीरा को बताया, मैं होटल के पीछे वाले साइड एंट्री से जाऊंगा, अगर कुछ मिले तो तुरंत सिग्नल दे देना। अमीरा ने शांत होकर कहा, और अगर तुम्हें रणवीर दिखे तो आरव, थोड़ा रुको, पहले पता लगा लेना। उसकी आवाज में डर के साथ प्रेम भी था, एक खास तन्हा रोशनी जिसने आरव को शांत कर दिया। वह मुस्कराया, ठीक है, पर मैं लौट कर आऊंगा। होटल पर पहुंचते ही आरव ने सतर्कता से दरवाजे पर पाँव रखा। अंदरूनी लॉबी में धुंधली रोशनी थी। कुछ लोग देर रात की शराब पीकर खामोश बैठे थे। आरव की नजरें हर चेहरे पर टिक रही थीं। कोई भी चेहरा उसे ओमेगा का नहीं लगा, पर निशान अक्सर सादे कपड़ों में छिपा होता है। वह सीढ़ियों से चुपके से ऊपर चढ़ा। कमरों की दरवाजों पर खामोश फुसफुसाहटें थीं, हर तरफ एक अपेक्षा थी। कमरे नंबर 713 पर उसने रुककर कान लगाया। अंदर कुछ कंप्यूटर आवाजें थीं और एक धीमी सी बैकफायर मेमोरी प्ले हो रही थी, कोई लाइव ब्रॉडकास्ट का नाटक। आरव ने अपना छोटा डिवाइस बाहर निकाला, वह वृद्धि संकेतक और कुंजी पटल से दरवाजा धीरे से खोला। कमरे में सिर्फ एक व्यक्ति था, मध्यम उम्र का,
सूअर जैसा चेहरा, पर आंखों में भय की जो नमी थी वह असामान्य थी। उसके पास एक लैपटॉप खुला था, स्क्रीन पर वही रन और टाइमलाइन खुली थी, पर सामने बाईं सीट पर एक और चेहरा था, एक फोन पर लाइव स्ट्रीम, और स्क्रीन पर वह चेहरा अचानक चमका। रणवीर। रणवीर नहीं था, कमरे का आदमी, जो खुद को सिर्फ साहिल बताने लगा। बोला, वो सिर्फ एक नकाब है। हम सब सिर्फ मोहरे हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। ओमेगा का आदेश था, हमने सिर्फ स्क्रिप्ट फॉलो की। आरव ने ठंडी नजर से पूछा, किसने तुम्हें चुना? किसने तुम्हें रुलाया? साहिल की आदतदा बातों के बीच उसने एक नाम फुसफुसाया, नरेश कपूर। वह बंदरगाह के एक बड़ा सा आदमी है। वह आदेश देता था कि किन लोगों को लाइव दिखाना है। ओमेगा का असली चेहरा हमसे ऊपर है। यह नाम आरव के लिए नया था, पर कुछ कुछ झटका दे गया। नरेश का नाम शहर के उन चौराहों पर कहीं कहीं फुसफुसाया जाता था, पर कभी निर्णायक सबूत नहीं मिला। अगर नरेश जुड़ा हुआ है तो मामला और गहरा था, और रणवीर का नाम फिर से एक जाल की तरह सामने आया। साहिल ने कंप्यूटर खोला। एक फोल्डर था जिसमें लाइव स्ट्रीम के रिकॉर्डिंग के क्लिप थे। उनमें से एक क्लिप में स्पष्टता थी, रणवीर की आवाज, वही पुरानी टोन, लेकिन पिच शिफ्ट की वजह से बदल गई। क्लिप के पीछे का ऑडियो एक मीटिंग का था, और मीटिंग में नरेश का नाम बार बार लिया जा रहा था। साहिल ने कहा, उन्होंने कहा कि रणवीर को पब्लिकली डिसग्रेस करना है, ताकि किसी को उस पर शक हो और असल साजिश छूट जाए। अभी वह सब सुनना ही था कि दरवाजे पर अचानक जोर से दस्तक हुई। लॉबी से किसी ने फोन करके होटल मैनेजर को बताया था कि पुलिस वाले आ रहे हैं, कोई शिकायत हुई है। साहिल का चेहरा सफेद पड़ गया। यह फसाद हो गया। ओमेगा ने हमारे ऊपर दबाव डाला होगा। उसने कहा, तुम्हें यहां से निकलना होगा अब। आरव ने पलटकर सोचा, अगर पुलिस आ गई तो साहिल और वह दोनों फंस सकते थे, पर वह कोई मौका नहीं छोड़ सकता था। उसने साहिल से पूछा, तुम्हारे पास और क्या सबूत हैं? हम इसे मीडिया और पुलिस के पास ले जा सकते हैं, पर पहले हमें रणवीर के बारे में पक्की जानकारी चाहिए। साहिल ने झट से एक और फोल्डर खोला, एक लोकेशन टेम्पलेट जिसमें 3 शहरों के नाम थे। पहला शहर पटना, दूसरा पुणे, तीसरा जयपुर। और हर शहर के नीचे टाइम स्टैम्प, 48 घंटे की अवधि में तीनों पर निशाना। वे इन जगहों पर एक ही तरह की घटनाएं रचा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट और स्टोर्शन, ताकि असली जगह बचकर निकल सके। साहिल के शब्दों ने आरव के सीने में एक नया भय खड़ा कर दिया, और रणवीर की लाइव इमेज सिर्फ एक धुंध थी। दरवाजे पर पैरों की आवाजें तेज हुई, कदम नीचे की ओर आ रहे थे। आरव ने साहिल को आवाज में कठोरता से कहा, तुम यह सब मेरे साथ चलोगे। मैं इसे राघव और अमीरा को दिखाऊंगा। हम नरेश तक पहुंचेंगे, और उसके बाद ओमेगा के असली चेहरों की गुत्थी खोलेंगे। साहिल ने थरकाकर सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब पैनिक और उम्मीद का मिश्रण था। ठीक है, पर याद रखना, ओमेगा हर मोड़ पर तैयार है। अब हमें तेज होना होगा। आरव ने देखा कि होटल की दहलीज पर सायरन की तेज रोशनी अब दिखाई दे रही थी। समय फट रहा था। उसने साहिल का हाथ पकड़ा और बाहर तक भागा। रात में अब सिर्फ एक ही ध्वनि थी, उभरता हुआ खतरा। और तीनों में से कोई भी नहीं जानता था कि अगले कुछ घंटों में कौन सा शहर सबसे पहले चीख उठेगा। पर आरव एक बात तय कर चुका था, उसे रणवीर को सच्चाई दिखानी थी, चाहे सच कितना ही कड़वा क्यों न हो। साहिल के साथ वह सुरक्षित घर सी जगह, एक छोटे किराए के ठिकाने पर पहुंचे तो आरव ने तुरंत लैपटॉप खोला। साहिल ने सबूतों को बिखेर दिया, लाइव स्ट्रीम क्लिप्स, सर्वर लॉग्स और एक बड़े पैमाने का एन्क्रिप्शन की मैप। स्क्रीन पर हर फाइल की टैगिंग में एक ही नाम बार बार उभरता था, नरेश कपूर, कपूर डायनामिक्स। साथ ही एक और चीज, एक सिग्नेचर इम्प्रिंट जो किसी तरह की उन्नत डीपफेक जनरेटिंग लाइब्रेरी का था। आंखों की सूक्ष्म पलक चरण, सांस के शोर को मिटाकर आवाज को मॉड्यूलेट करना, सब कुछ प्रोफेशन स्तर का फ्रेमिंग। अमीरा ने हट करके कहा, तो रणवीर का लाइव सिर्फ एक नकाब है। ओमेगा लोगों के चेहरों से खेल रहा है, लोगों के भरोसे को हथियार बना रहा है। राघव ने खून से सनी टॉवेल बांधते हुए ख्यालन कहा, और ये 3 शहर पटना,
पुणे जयपुर उनके लिए सिर्फ पर्दे थे, कोई डिस्ट्रैक्शन ताकि असली काम कहीं और अंजाम दिया जा सके। आरव ने स्क्रीन पर बारीकी से देखा, 3 शहरों की टाइमलाइन पर एक ही पैटर्न था। पहले सार्वजनिक उथल-पुथल, फिर मीडिया आश्चर्य और उसके बाद एक कोर नेटवर्क निःशरीर हो जाता था, जैसे कोई बड़े बाजार की चाल। उन्होंने जल्दी से निर्णय लिया, हमें विभाजित होना होगा। ओमेगा की टाइमलाइन 48 घंटे की है और क्लिप्स में हर निशान लाइव हैं। हमें हर निशान पर एक साथ वार करना होगा। उनने योजना मिनटों में बांटी। अमीरा पुणे, वहां के राजनीतिक रैली के पास एक डेमोक्रेशन था, उसे रोकना होगा। अमीरा के पास स्थानीय संपर्क थे, एक पुरानी दोस्त जो अब वहां एनजीओ चलाती थी। राघव जयपुर में सर्वर फार्म की लोकेशन दिख रही थी, उसे कटा गया तो लाइव स्ट्रीम बंद हो सकती है। राघव ने कहा कि वह विजिबल रहने और पुलिस को गुमराह करने का काम करेगा। उसकी घायल हालत में भी वह इस काम को अंजाम दे सकेगा। आरव पटना, वहां रणवीर की लाइव इमेज का सोर्स था। अगर कोई सच्चाई दिखानी थी तो पटना की घटना को रोकना होगा और रणवीर के असल हालात का पता लगाना होगा। साहिल ने झट से एक नक्शा और कुछ पासवर्ड्स साझा किए। नरेश की कंपनी का एक उप कॉन्ट्रैक्टर जयपुर में सर्वर रूम का काम चलाता है। उनके क्लाउड नोस वही, पर याद रहे कोड ने बहुत सतर्कता से छुपा रखा गया है। अगर आप सीधे सर्वर को डोपेंगे तो वो लाइव क्लस्टर खुद विनाश मोड पर जा सकता है और सबूत नष्ट कर देगा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसने आवश्यक चेतावनी दे दी थी। अमीरा ने बिना समय गवाए स्थानीय नेटवर्क पर कॉल्स बांटे। राघव ने अपने जख्मों पर पट्टी टाइट की और तैयारी शुरू की। तीनों ने एक दूसरे की आंखों में वह पुराना वादा देखा, कभी अकेले नहीं। फिर जैसे जैसे रात ने अपना सिर घुमाया, वे चल पड़े। हर किसी के कदमों में एक अलग तरह का तेज इरादा था। पटना पहुंचते हुए आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह उस शहर के पुराने कॉलेज ऑडिटोरियम के सामने रुका जहां क्लिप में रणवीर की इमेज दिखाई जा रही थी। मंच पर एक बड़ा लेड स्क्रीन लगा हुआ था और भीड़ जमा थी। जैकेट्स में लोग कैमरों से लैस कुछ हादसे का इंतजार कर रहे थे। मंच के बगल में सुरक्षा गार्ड थे, उनमें से कई नकली और नकली तौर पर भीड़ को नियंत्रित करने वाले मोहरे ही थे। स्क्रीन पर रणवीर का चेहरा बड़े बड़े अक्षरों में चमक रहा था। उसकी आवाज भी स्पीकर से आ रही थी, पर आरव का तकनीकी अनुभव तुरंत चेताया। चेहरे की सूक्ष्म हरकतें, आंखों का ब्लिंक, होठों की हल्की कंपकपी, कुछ बहुत नियमबद्ध था। आवाज के फेज में सूक्ष्म समकालिकता जैसी कुछ गड़बड़ थी। आरव ने अपने फ्लैश ड्राइव के एन्क्रिप्टेड कोड को फोन से जोड़कर लाइव फीड का एनालिसिस किया और उसका दिल और तेजी से धड़का। डीप फेक, उसने फुसफुसाया, यह असली नहीं है। ठीक उसी समय वह मंच की तरफ दौड़ा। उसने गार्ड्स को चेक किया, उनमें से एक ने फोन पकड़ा और स्क्रॉल किया। उसी आदमी का हुक्म है, रणवीर को सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया जाए ताकि उसका समर्थन गिरे। गार्ड के चेहरे पर वह उस वक्त की कॉलरहेट थी, जैसे कोई आदेश मिलते ही उसने वजन बदला। आरव ने माइक पर हाथ रखा और भीड़ की अनास्था का फायदा उठाया। उसने मंच के तकनीशियन से कहा कि वे स्क्रीन को ऑफ करें और पीछे के कंट्रोल रूम की कुंजी दी जाए। वह चौंका, पर भीड़ के बीच की शोरगुल ने उसे घबरा दिया। एयर टाइम मिलने पर तकनीशियन ने स्क्रीन बंद करने की नाकाम कोशिश की, पर अचानक स्पीकर से तेज आवाज गूंजी, हैंडलर, कोई भी कंट्रोल रूम को न छुए। और उसी क्षण मंच के परे से गोलियों की लड़खड़ाहट सुनाई दी। कोई असमंजस भरा हमला छिड़ गया था। भीड़ में अफरातफरी फैल गई, लोग भागने लगे। किसी ने पुकारा कि बम है, किसी ने चोट की आवाज सुनी। आरव ने खुद को धक्का खाने से बचाया और दौड़कर कंट्रोल रूम की ओर गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि रूम के अंदर एक आदमी खून से सना पड़ा था और कंट्रोल पैनल पर एक स्टिक दिख रही थी। उस पर कुछ जलता हुआ तार था। कोई चूक कर चुका था और स्क्रीन फिर से चालू हो गई, पर इस बार स्क्रीन पर रणवीर का चेहरा स्विच करके एक और संदेश दिखा, हमने तुम्हें चेताया था, सत्य देखने का साहस लो या फिर खो जाओ। आरव की आंखों में आग सी सुलग उठी। यह स्पष्ट था कि ओमेगा सिर्फ किसी को बेनकाब नहीं कर रहा था, वे लोगों को डराकर उनकी सोच बदल रहे थे।
उसी अवस्था में कंट्रोल रूम के दरवाजे की तरफ एक साया निकला। एक आदमी जिसे आरव ने पहचाना, वह सड़क पर आरव के बचपन का दोस्त था जिसे उन्होंने कभी भरोसा किया था। एक व्यक्ति जो अचानक ओमेगा की टाइमलाइन पर कहीं न कहीं जुड़ा प्रतीत हो रहा था। वह दोस्त जिसका नाम आरव के भीतर हमेशा सम्मान के साथ जुड़ा था, अब डरावनी तरह से निष्पक्ष दिख रहा था। दोस्त ने धीमी आवाज में कहा, तुमने बहुत दूर आना शुरू कर दिया है आरव। और तभी पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। कंट्रोल रूम की खिड़की टकराकर उड़ गई और बाहर की रोशनी रात में फैली आंधी की तरह फैल गई। आरव ने अपने अंदर उठती हलचल को दबाते हुए धीरे से चिल्लाया, कौन हो तुम? बताओ, रणवीर कहाँ है? तुम क्यों? पर दोस्त की आंखों में अब अजीब सी ठंडक थी। उसने कोई उत्तर न दिया, बस इतना कहा, तुमने चुन लिया है। और तभी रूम के बाहर से सुरक्षाबलों की आवाज आए। कोई बड़ी इकाई आ रही थी, पर यह इकाई उनकी मदद के लिए नहीं आई थी, बल्कि नियंत्रण और भय को और प्राथमिकता देने के लिए आई थी। किसी ने आरव की छाती पर हाथ रखा। एक फोन कपकपाकर बस उठा। स्क्रीन पर अमीरा का नाम चमक रहा था। आरव ने फोन उठाया। क्या हुआ? वह बोला। अमीरा की आवाज फटकारते हुए थी, पुणे में रैली अब विस्फोटित हो चुकी है। हमने कुछ रोका पर लोग घायल हैं। राघव ने जयपुर में सर्वर रूम को ढूंढ लिया था, पर कुछ और होने वाला है। उनका नेटवर्क अभी भी लाइव है। उसका शब्द थम गया। और एक बात, तुम्हारा वही दोस्त, वह ओमेगा का मोहरा नहीं बल्कि उसका हाथ है। फोन कट गया। आरव के हाथ कांपे। रूम में धुआं और बाहर से सायरने, हर तरफ से अंधेरा अब गहरा हो रहा था। उसने खुद से कसकर कहा, यह अब बस एक जंग नहीं रही, यह विश्वास की लड़ाई है। और जो सबसे दुखद है, ओमेगा ने हमारे अपने बीच से दरार डाल दी है। बाहर भीड़ चीख रही थी। अंदर स्क्रीन पर रणवीर का चेहरा मुस्कुरा रहा था, पर उस मुस्कान के पीछे की सच्चाई अब एक भयानक पहेली बन चुकी थी। आरव ने फ्लैश ड्राइव को अपनी जेब में कस कर रखा और खुद को संक्षेप में तैयार किया। हमें या तो इसे तोड़ना होगा या यह हमारा सब कुछ नष्ट कर देगा। और जब उसने दरवाजा खोला तो रात की हवा ने एक ठंडी खनक की, जैसे कोई रास्ता अब खत्म हो रहा हो और नया कोहरा उठ रहा हो। आरव ने दरवाजा पूरी तरह नहीं बंद किया। वह बाहर की हल्की शोरगुल और सायरन की बेतरतीब चमक के बीच खड़ा रहा। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, जो लोग उसके करीबी थे वही या तो मोहरे थे या मोहरों के डर से कटे जा रहे थे। उसका भरोसा टूट रहा था, पर क्रोध और जिद ने उसे अभी भी खड़ा रखा था। उसने त्वरित फैसला किया। वह अकेले किसी दोस्त से भिड़ने नहीं जा सकता था। उसे सबूत चाहिए थे, नहीं तो ओमेगा फिर किसी को चीरकर उसके अतीत का नाम फर्जी करवा देगा। वह साहिल के पास गया और बोले, तुम्हारे पास जहां जहां लॉग्स हैं वो सब मुझे दे दो। मैं अपने पुराने एक कनेक्शन से ये सर्वर ट्रेस करवाऊंगा। हमें नरेश कपूर तक पहुंचना होगा, उसके बिना यह खेल रुकेगा नहीं। साहिल ने झट से कुछ यूजरनेम और पासवर्ड थमाए, पर याद रखना ये सब सिर्फ शुरुआत है। नरेश सिर्फ एक चेहरा है, ओमेगा का असली नियंत्रण कहीं और है। उसकी आंखों में अब हिम्मत की झलक थी। दिखावटी डर हट गया था, बचने की लालसा किसी निश्चय में बदल रही थी। उसी समय जयपुर की ओर से संदेश आया। राघव की आवाज कमजोर थी पर जिजीविषा में प्रखर। मैंने सर्वर रूम में बेंचमार्क लगाया। कुछ नोड्स डाउन हुए, पर उनका सेंटर अभी भी एक्टिव है। किसी ने मेरा पीछा किया पर मैं बच निकला। पर ध्यान रहे, वे लोग अंदरूनी मदद लेकर बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। उसकी आवाज में दर्द और मुस्कान का अजीब मिश्रण था। और हाँ, रणवीर की लाइव स्क्रिप्ट में एक छिपा हुआ पैरेलल चैनल है। यदि तुम उस चैनल को पकड़ो तो असली हैकर का लोकेशन मिल सकता है। अमीरा ने फोन पर कहा, पुणे में मैं एक एनजीओ के हॉल से लाइव कनेक्ट कर रही हूं। हमने कुछ जगहों पर माइक्रोबॉट्स लगाए हैं जो लाइव स्ट्रीम के सिग्नल को ट्रेस कर रहे हैं। पर ओमेगा की एन्क्रिप्शन बहुत गहरी है। यह सिर्फ तकनीक का मामला नहीं, यहाँ इंसानों की मुफ्ती और पैसे की गठरी दोनों हैं। उसकी आवाज में अब ठंडा इरादा था। मैंने स्थानीय पत्रकारों को भी हथियार बंद कर दिया है। जितना हो सके उतना एक्सपोज करूंगी। टीम के अलग अलग हिस्से काम कर रहे थे,
पर आरव के पास अभी भी वह सबसे बड़ी पहेली थी, उसका दोस्त, उसका बचपन, उसकी चाल क्यों बदल गई। उसने होटल के कैमरा फुटेज, कंट्रोल रूम की रिकॉर्डिंग और उस दोस्त के हालिया कॉल लॉग्स निकालने शुरू किए। स्क्रीन पर एक ऐप की स्ट्रीमिंग में वह छोटा सा पैटर्न दिखा, दो घड़ी टिक टिक के बीच एक अलग बिट पैटर्न जो बार बार रिपीट हो रहा था, एक पैकेट हॉप। वह पैकेट हॉप एक एनक्रिप्टेड रेड रूट दिखा रहा था और उसी रूट पर छोटा सा लोकेशन आईडी चमक उठा, एक पुराना वस्त्र मिल शहर से कुछ किलोमीटर बाहर, झील के किनारे एक जर्जर इमारत। आरव के दिल में उम्मीद की एक लौ जागी, यह एक वास्तविक लोकेशन है। उसने तुरंत अमीरा और राघव को लोकेशन भेजा, वहां हो सकती है असली टीम या रणवीर। अमीरा ने जवाब दिया, मैं पुणे से कुछ रिपोर्टर और एनजीओ वर्कर्स भेज रही हूं, वे भी वहीं के लिए निकलेंगे। राघव, तुम जयपुर को हैंडल कर, मैं और तुम वहां सफलतापूर्वक नोट बंद करेंगे। राघव ने अंग्रेजी में हंसते हुए कहा, तुम्हारी टेक गर्लों के साथ रही बड़ी बात, मैं सर्वर में खुद ही घुसता हूं। आरव ने अपनी जेब में फ्लैश ड्राइव कस कर दबा ली, उस पर जो कोड था वह अब दिशा दे रहा था। वह बाहर निकला, रात अब गहरे नीले से काले में बदल रही थी, सड़कें खाली और हर चौक पर पुलिस का चक्कर। वह ड्राइव करके उस मिल की ओर गया, उसके दिमाग में बचपन के दिन भी उभरते थे, जब यही मिल उसके शहर की रीढ़ हुआ करती थी। अब वही जगह सन्नाटे की चादर ओढ़े खड़ी थी, दीवारों पर उभी पुरानी कंपनी के नाम की धारियां, तोड़-फोड़ और कहीं कहीं लगे वाटर स्टैंड्स। गेट पर पहुंचकर उसने देखा, वहां कुछ लोग खड़े थे, पर न पुलिस न सुरक्षा, बल्कि स्थानीय माली और कुछ कामगार, लेकिन उनकी आंखें सतर्क थीं। आरव ने अपना परिचय नहीं दिया, उसने छुपकर एक कैमरा लगाया और आगे बढ़ा। अंदर घुसते ही उसे मिल की भीतरी गैलरी से एक धीमी रोशनी दिखाई दी, कहीं अंदर कुछ तार झिलमिला रहे थे, सर्वर के बिनेट्स की तरह, पर वे पुराने मशीनों के बीच रखे हुए थे, छुपी हुई। आरव ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, उसके कानों में दूर सुई सी आवाज आ रही थी, किसी के कंप्यूटर की फैन आवाज और किसी के बोलने की धीमी फुसफुसाहट। वह एक दरवाजे के पास गया, दरवाजे पर स्क्रैच मार्क्स और कुछ निशान, जैसे किसी ने जोर से बाहर की ओर खटखटाया हो। अंदर प्रवेश करते ही उसे नजर पड़ी, कई मॉनिटर चमक रहे थे, कुछ पर कोड चल रहा था और बीचों बीच एक इंसान बैठा था, पीछे मुड़ा हुआ, सिगरेट के धुएं से अंधेरा चेहरा, पर वह हिल नहीं रहा था। उसके हाथ में बंधा एक बिंड, आंखों पर पट्टी और उसकी गर्दन से एक छोटा सा कुंजी टैग लटका हुआ था, उस पर लिखा था RM रणवीर मल्होत्रा। आरव का पेट चट्टान सा ठहर गया, रणवीर जिंदा था। वह कुछ कदम अंदर गया, हालांकि उस कमरे की हर खिड़की से एक तड़तड़ाहट सी आती थी, किसी ने कमरा परमाणु लिंक से घिरा रखा था। रणवीर ने धीरे धीरे सिर उठाया, उसकी आंखों में थकान थी, पर पहचान में वही वही पुरानी गहरी तीक्ष्णता नजर आ रही थी। वह बोला, तुम आ गए, तुमने पीछा कर ही लिया। उसकी आवाज कमजोर थी पर सजग थी, पर तुम्हें नहीं पता कि तुम किस खेल में उतर रहे हो। आरव ने किसी तरह अपने शब्द चुने, रणवीर क्यों? क्यों तुम्हारा नाम? क्या यह सब तुम्हारी योजना थी? उसके अंदर का दर्द फटने को था, दोस्ती में धोखा और उम्मीद का मिलाजुला घनिष्ठ कण। रणवीर ने आंखों से धीरे धीरे नमी झांकी, मैंने मरकर ही यह सोचा था कि मैं इस दुनिया से बाहर रहूंगा, पर वे मुझे पकड़ने आए। नरेश ने कहा कि तुम्हें बदलकर दिखाना आवश्यक था, मेरा नाम औपचारिकता बन गया ताकि ओमेगा खुद को पंचहार दे सके। पर तुम्हें समझना होगा, यह सिर्फ नरेश नहीं, ओमेगा के भीतर कई परतें हैं। मैंने कोशिश की छूटने की, पर उन्होंने मेरे आसपास एक पूरी फिक्शन बना दी, और अब जो कुछ भी हो रहा है वह उस फिक्शन का हिस्सा है। आरव ने मुंह पर हाथ रखा, रणवीर का चेहरा अब और भी जटिल लग रहा था। तुम सच्चाई बताओ, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे, तुम अकेले नहीं हो। पर तभी कमरे की दूसरी ओर से एक धीमी धुन सुन पड़ी, किसी ने कोड चालू किया था और मॉनिटर पर एक नया मैसेज चमका, यदि तुमने अब तक समझा नहीं तो यह खेल केवल शुरुआत है, 48 घंटे अंदर निर्णय लो। और याद रखो, हमारे पास तुम्हारे करीब वाले भी हैं। किसी ने दरवाजे पर कुंडी खोलने की आवाज की, बाहर से कदमों की हल्की सी फुसफुसाहट आ रही थी, किसी बल के आने का संकेत।
रणवीर ने आंखें बंद कर ली। वे आने वाले हैं। तुम्हारे लिए यह सिर्फ एक खोज नहीं, यह एक साजिश है। और अब तुम्हें तय करना होगा, क्या तुम सच्चाई दिखाओगे या खुद उसके पर्दे में फंस जाओगे। आरव ने अपनी कमीज की सांठी कसते हुए कहा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, यहां से कहीं सुरक्षित। हम ओमेगा के असली चेहरों को उजागर करेंगे और जो भी होना है हम मिलकर सामना करेंगे। बाहर कदम तेज हुए। किसी ने चिल्लाया, वह वहीं है। और आरव ने देखा कि मिल की खिड़कियों पर कुछ परछाइयां गुजर रही थीं। कोई घात होने आ रहा था। वह रणवीर की ओर झटका, तुरंत, तुम्हें तैयार रहना होगा, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, तुरंत। रणवीर ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में आशा और भय का एक साथ मिश्रण था। ठीक है, पर याद रखना, ओमेगा केवल एक व्यक्ति नहीं, और तुम्हारे जो भी भरोसेमंद लगते हैं उनमें से कुछ अब दुश्मन बन चुके हैं। आरव ने एक गहरी सांस ली और जैसे ही उसने दहलीज की ओर कदम बढ़ाया, बाहर से एक तेज विस्फोट हुआ। वो आवाज जिसने मिल की दीवारों को हिलाकर रख दिया। हवा में मिट्टी और धुएं की गंध फैल गई और आरव ने महसूस किया कि अब समय नापतोल कर खर्च नहीं किया जा सकता। वे या तो इस रात में सब कुछ बदल डालेंगे या सब कुछ खो देंगे। वह रणवीर का हाथ पकड़ा। दो दोस्तों के बीच का एक संक्षिप्त भारी पल और फिर बाहर की ओर भागा। उनके पीछे मिल की दीवार पर कहीं ऊपर एक चमकती हुई सिग्नल बत्ती जली और आकाश में कहीं दूर हेलीकॉप्टर फिर से दिखाई दे गया। ओमेगा का शिकंजा और भी कसता जा रहा था। धुआं और मलबा अभी भी हवा में तैर रहा था। मिल की दीवारें आधी टूट चुकी थीं। ऊपर से लटके तार चिंगारियां छोड़ रहे थे। आरव ने रणवीर का हाथ कसकर पकड़ा और फुसफुसाया, भागो, पीछे मत देखना। रणवीर लड़खड़ाते कदमों से बाहर की ओर बढ़ा, लेकिन उसके चेहरे पर अपराधबोध साफ झलक रहा था। वह बार बार रुकना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, पर आरव ने उसे खींचते हुए आगे बढ़ाया। बाहर का दृश्य और भी डरावना था। काली वर्दी में नकाबपोश सशस्त्र लोग मिलके चारों ओर तैनात हो चुके थे। उनके हाथों में आधुनिक हथियार थे और कानों पर हेडसेट। कोई एक सामान्य गिरोह नहीं था, यह किसी प्रोफेशनल मिलिट्री यूनिट जैसा दिख रहा था। अचानक आसमान से सर्चलाइट की तेज किरण गिरी। वही काला हेलीकॉप्टर जिसका जिक्र हर बार हुआ था। उसमें से एक आदमी उतरा, मास्क पहने, लेकिन इस बार उसकी चाल और भी अलग थी। उसके चारों ओर के लोग झुककर खड़े हुए, जैसे वो उनका लीडर हो। रणवीर की सांस अटक गई। उसने धीमे स्वर में कहा, यही है। यही ओमेगा का असली चेहरा नहीं, पर उसका पहला हाथ है। इसका नाम है काइरोस। आरव की आंखें सख्त हो गईं। सामने खड़ा आदमी भारी आवाज में बोला, आरव, आखिरकार हम मिले। तुम्हें लगता है कि तुम हमें रोक लोगे? नहीं, यह सब खेल हमने रचा है। रणवीर केवल एक कहानी था। असली युद्ध अब शुरू होगा। काइरोस ने हाथ उठाया और उसके पीछे खड़े नकाबपोश सैनिकों ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। आरव ने रणवीर को जमीन पर गिराया और पास की टूटी हुई लोहे की प्लेट के पीछे कूद गया। गोलियों की आवाज से पूरा मिल गूंज उठा। रणवीर कांपते हुए बोला, तुम्हें भागना होगा, आरव। मुझे छोड़ दो। यह लोग मुझे वैसे भी मार देंगे। आरव ने उसकी ओर देखा। आंखों में गुस्सा और दोस्ती दोनों की आग थी। नहीं रणवीर, तू मेरे साथ है, चाहे ये खेल कितना भी बड़ा क्यों न हो। आज तुझे मैं मरने नहीं दूंगा। उसने पिस्तौल निकाली और जवाबी फायर शुरू किया। गोलियों की चमक में उसका हर मूव एकदम सटीक था, पर दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तभी अचानक एक और धमाका हुआ, इस बार मिल की पिछली दीवार से। धुएं में से एक गाड़ी घुसी। उसके स्टीयरिंग पर अमीरा थी और पीछे राघव, घायल हाथ पर पट्टी बांधे। आरव, अंदर कूदो, अमीरा ने चिल्लाया। आरव ने रणवीर को उठाया और पूरी ताकत से दौड़ता हुआ गाड़ी की ओर छलांग लगाई। गोलियां अब भी बरस रही थीं। राघव ने मशीन गन से कवर दिया। गाड़ी मिल के गेट को तोड़ते हुए बाहर निकली।
पीछे से कायरोस की ठंडी आवाज गूंजी। भागो जितना भाग सकते हो, पर याद रखना ओमेगा कभी हारता नहीं। 48 घंटे के भीतर पूरा शहर आग में होगा। गाड़ी अंधेरी सड़क पर तेजी से भागी। अंदर रणवीर कांपते हुए दीवार से टिक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमे स्वर में कहा, आरव, मैंने गलत किया, पर अब मेरे पास ओमेगा का असली पासवर्ड है। अगर तुम चाहो तो हम उनका पूरा नेटवर्क गिरा सकते हैं। आरव ने उसकी ओर देखा, आंखों में आशा की हल्की चमक। तो ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। गाड़ी रात के अंधेरे में गायब हो गई और दूर आसमान में हेलीकॉप्टर की परछाई उनका पीछा करती रही। क्या चाहोगे मैं आगे लिखूं कि रणवीर पासवर्ड कैसे देता है और टीम पहली बार ओमेगा के असली सिस्टम तक पहुंचती है। गाड़ी की हंकती सांस और सड़कों पर गूंजती टायर की चीख के बीच एक अल्फाज जो गुजरता रहा, ओमेगा कभी हारता नहीं। पर इस बार आरव के हाथ में रणवीर का गैद हुआ पासवर्ड था और वह अल्फाज जैसे किसी पुरानी बात की तरह फुसफुसा कर रह गया। अमीरा ने सीधे पीछे की सीट पर बैठी आंखें झपकाईं और कहा, बताओ पासवर्ड क्या है। हमें अभी वही चाहिए, वरना वे फिर से ट्रैक कर लेंगे। रणवीर ने धीमे धीमे कहा, मैंने उसे 2 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा हार्डवेयर टोकन में है जो मैंने अभी मिल से निकाला था। दूसरा हिस्सा सिर्फ घुसपैठ कोड है, वही जो मुझे अंदर से भेजने के लिए मजबूर किया गया था। उसने सांस भरी। मैंने दोनों हिस्से को अलग अलग जगह छिपा रखा था। एक कोड तुम्हारे पास है, यह फ्लैश ड्राइव, दूसरा मैं तुम्हें दूंगा, पर उसके लिए हमें एक सिक्योर कनेक्शन चाहिए, कोई ऐसा नेटवर्क जहां ओमेगा की निगाह ना पहुंचे। आरव ने फ्लैश ड्राइव जेब से निकालकर स्क्रीन की रोशनी में देखा। कोड कुछ अस्पष्ट एन्क्रिप्शन लाइनें के साथ चमक रहा था। उसने सिर हिलाया। हमारे पास एक ही विकल्प है, स्ट्रिप नोड। एक पुराना पीर टू पीर लिंक जो ओमेगा के रडार के बाहर है। पर वहां पहुंचना आसान नहीं। वह जगह एक अजीब तहखाना है और वहां पहुंचने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, समय, नक्शा और विश्वास। राघव ने डायल करके अमीरा के पुराने संपर्क को बुलाया। लीना, उसने फुसफुसाया। कुछ सेकंड के बाद उत्तर आया, मैं आ रही हूं, एक अंधेरे रास्ते से। तुम कहाँ हो? अमीरा ने लोकेशन भेज दी। हम आधे घंटे में वहां पहुंचेंगे। लीना एक अविश्वसनीय हिप हॉपिंग कर थी, पुणे के डिजिटल अंडरग्राउंड की मशहूर नाम जिसे आरव ने कभी मुश्किल समय में बचाया था। उसका नाम प्लान में बराबर का था। बिना उसके स्ट्रिप नोड तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। गाड़ी ने कोने बदले और शहर की रोशनी पीछे छूटने लगी। कहीं लंबी सी पुल के पास एक छोटा रास्ता था जो पुराने रेलवे के किनारे से गुजरता था। लीना वहीं खड़ी मिली। उसने कम सी आवाज में कहा, तुम्हारे पास टाइम कम है। मैं पहले ही कुछ पिन्स चलाकर देख चुकी हूं। ओमेगा ने मिली सेक्टर पर अपना सेंसर बढ़ा रखा है। तुम्हें बस मुझे फ्लैश ड्राइव और रणवीर की बायो टोकन एक्सेस करना होगा, मैं बाकी संभाल लूंगी। वे सब रेल के पुराने प्लेटफार्म के एक कोने में मिले। हवा ठंडी थी और दूर शहर की रोशनी धुंधली। रणवीर ने अपने हाथ से एक छोटी सुई निकाली और अपने बाजू के भीतर एक छिपे हुए पॉकेट से एक छोटे हार्डवेयर टोकन को निकाला, सिल्वर का, पर साथ ही उस पर कुछ कट नंबर उकेरे हुए थे। यह वही है, उसने कहा। यह टोकन नरेश के निजी सर्वर में मेरी पहचान की नकल करता है। इसे और तुम्हारे फ्लैश ड्राइव को एक साथ मिलाकर हम स्ट्रिप नोड में ब्रीच कर सकते हैं। पर याद रखना, यदि किसी ने बीच में टोकन क्लोन किया तो ऑल सिस्टम अलार्म ट्रिगर होगा। लीना ने बिना बोले टोकन और फ्लैश ड्राइव अपने बैग में रख लिए। उसकी उंगलियां कंप्यूटर के गियर पर चलने वाली थीं। ठीक है, तुम लोग पीछे हटो, यह हिस्सा मेरी जिम्मेदारी है। राघव ने घायल हाथ को कसते हुए कहा, हम तुम्हारे पीछे ही रहेंगे। लीना ने आंखें मारते हुए कहा, और मैं तुम्हें बताऊं, यह काम अकेले सबसे अच्छा होता है। पर उसके चेहरे पर भी चिंता थी। इतना बड़े खेल में हमारी किस्मत कुछ भी कर सकती है। उन्होंने एक पुराने इंडस्ट्रियल बेसमेंट की ओर रुख किया। वहां एक पुराना टेलीकॉम शेड था जहां एक बार शहर का स्थानीय नेटवर्क रखा जाता था।
अब वहां जंग खाई मशीनें और कुछ पुराने रेडियो रिले थे, पर लीना ने कहा यहाँ का पुराना अवशेष ही ओमेगा की निगाह से बचा हुआ था। उसने एक पोर्टेबल हब निकाला, सिग्नल फ्लटर और फ्लैश ड्राइव और टोकन को उसमें लगाया। उसके फिंगर्स तेजी से काम कर रही थीं। एक दो लाइन के बाद ही स्क्रीन पर सूचनाएं दौड़ी। कनेक्टिंग, ऑथ चैलेंज, पासकोड रिक्वायर्ड टू डिक्रिप्ट। रणवीर ने सांस भरी, यह तीसरा लेयर है। अगर यह पास नहीं हुआ तो हमें लाल बटन मिलेगा, सिस्टम लॉक। और भाई साहब, सारा डेटा करकट, उसने फुसफुसाया। पासवर्ड वही छोटा वाक्य है जो मैंने तुम्हें स्कूल की उस पुरानी डायरी में कहा था। असली सागर खामोश किनार, पर वह सिर्फ आधा था। आरव की आंखों में कुछ चमका। तो दूसरा हाफ, उसने पूछा। रणवीर ने सिर हिलाया। दूसरा हिस्सा वही आदमी जानता है जिसने मुझे फंसाया, नरेश की करीबी। पर मैंने उसे पहले ही धोखा दिया। उसने मेरी आवाज पर भरोसा किया, पर मेरे असली इरादे नहीं। मैंने उसका नाम लाइंस में छुपा दिया। यदि तुम उसे सही तरीके से पढ़ोगे तो वह पासवर्ड बना देगा। लीना ने फुर्ती से टाइप किया। हब ने चुनौती भेजी, एंटर फ्रेज पार्ट 1। रणवीर ने बोलकर पहला हिस्सा दिया। स्क्रीन ने तुरंत दूसरा प्रम्प्ट मांगा, एंटर पार्ट 2। ओबफस्केटेड। लीना ने आंखें तनी और अपने डिवाइस पर रैपिड डिकोडिंग शुरू किया। उसके चेहरे पर थकान झलकने लगी। यह गजब का ओबफुस्केशन है। किसी ने जानबूझकर इसे ऐसी भाषा में रखा है जिसे केवल अंदरूनी ही पहचान सकते हैं। उसी समय शहर की किसी दूर कॉर्नर में एक ब्लिप हुआ। किसी ने स्ट्रिप नोड पर निगाह डाली। लीना ने सिर उठाया। वे ट्रेस कर रहे हैं। उसके हाथ और तेज चलने लगे, बस थोड़ा और। आरव ने रणवीर की ओर देखा। उसकी आंखों में अब खिड़की सी टूटन थी। रकी पंक्ति में वो शब्द है जो मैं तुम्हें कभी नहीं बताया, उसने धीमे से कहा। उसका नाम कायरोस उसके बाद का अक्षर उल्टा है, और उसे पढ़कर आप दूसरे हिस्से को बना सकते हैं। लीना ने तुरंत डिकोड किया और हब ने एक तेज सी ध्वनि दी, डिक्रिप्शन सक्सेसफुल। स्क्रीन पर चमका, एक्सेस ग्रांटेड टू ओमेगा शैडोनेट, रीड ओनली। उनके लिए ये जीत की तरह थी, पर स्क्रीन के नीचे एक और लाइन उभरी, वार्निंग, ट्रेस इनिशिएटेड फ्रॉम नोड 007, रिटेंशन 120 सेकेंड्स। हाँ, ट्रेस चालू हुआ था। लीना ने जोर से कहा, हमें तुरंत उस नोड के मेटाडाटा निकालने होंगे। मैं केवल रीड ओनली हूँ, लेकिन यदि मैं लाइव फीड एम्बेड कर दूं तो हम असल सर्वर के लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। राघव ने घायल हाथ से एक रिवॉल्वर उठाया। तो जल्दी कर। लीना ने फिंगर्स और तेज कर दिए। डेटा गिरा, मेटाडाटा खुला। एक स्थान आईडी, एक पुराना शिपयार्ड थोड़ी दूर नगर से, वेस्टडॉक 13। स्क्रीन ने और जानकारी दी, लाट 25.6, लॉन्ग 85.1, स्केड्यूल विंडो 26 घंटे। अमीरा ने बाहर की हवा में एक लंबी सांस ली। ठीक है, हमें वेस्टडॉक 13 पहुंचना होगा, पर वहां पहुंचने का मतलब सीधा कायरोस का सामना हो सकता है। रणवीर ने अपनी छोटी सी मुस्कान दी, या फिर यह कायरोस हमें सीधा फिर से फंसाएगा। पर अब मेरे पास जो खिड़की है वह तुम्हें असली नेटवर्क तक ले जाएगी। लीना ने बैग बंद किया और कहा, हमारे पास 120 सेकंड बचे हैं। मैं ट्रेस ब्लॉक भेज रही हूँ, लेकिन वह केवल अस्थायी होगा। उसने उड़ते हुए पैकेट भेजे। सिग्नल फ्लक्स हुआ और स्क्रीन पर आखिरी लाइन आई, ट्रेस ब्लॉक्ड, रीडायरेक्शन टू नोड 13 इनिशिएटेड। गाड़ी फिर से धीमी गति से आगे बढ़ी। उनके मन में एक मिश्र भाव, डर, आशा और भारी जिम्मेदारी का। आरव ने बाहर की तरफ देखा। आसमान में कहीं हेलीकॉप्टर की परछाई फिर से दिखाई दी, पर इस बार उनके पास कुछ साक्ष्य थे और एक रास्ता, वेस्टडॉक 13। नीचे शहर की रोशनी थमी हुई सी लग रही थी, जैसे आने वाली लहर के पहले चुप्पी। और चारों ने मिलकर एक नई सी प्रण ली। अब या तो वे ओमेगा के जाल को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, या वे खुद रोम में गुम हो जाएंगे। वेस्टडॉक 13 की चुप्पी किसी जहरीली सांस की तरह थी। समूचा अंधेरा भारी और गूंजता हुआ। गंदी पानी की लहरें कोंदों पर धीरे धीरे जाकर टकरा रही थीं, और दूर से कभी कभी क्रेन की धातु की चोट की आवाज आती थी। उस रात वहां रोशनी बहुत कम थी। सारे बड़े लाइट हाउस या तो बंद थे या ओमेगा के नियंत्रण में। आरव की सांसें जहाज की ठंडी हवा में भाप बनकर उड़ रही थीं।
गाड़ी ने धीरे धीरे वेस्टडॉक के मुख्य गेट के पास रुककर पलटा। वहां कुछ कंक्रीट के ढेरी और पुराने कंटेनर मिल रहे थे। स्मॉग के बीच में 2-3 सशस्त्र गार्ड असामान्य सतर्कता से घूम रहे थे। लीना ने अपने हेडफोन टाइट किए और फुसफुसाई, मैं एक सिग्नल भेस बदल दूंगी। तुम सब छुपकर आगे बढ़ो, मैं बंदरगाह के कैमरों को ब्लाइंड कर दूंगी ताकि वे हमें एक नकली रोह दिखें। 3-4 सेकंड में लीना ने अपने पोर्टेबल हब से कुछ पैकेट फेंके, नजदीकी कैमरा चैनलों पर पिंगरेज हुए और एक आभासी शिफ्ट बन गई। रियल टाइम फीड में कुछ सेकंड के लिए लूप लग गया। हेडक्वार्टर्स के सेंसर ने एक फेक झलक देखी और असली स्क्रीनें कुछ देर के लिए ब्लैंक रह गईं। लीना ने फुसफुसाकर कहा, चलो अब। अमीरा, राघव और आरव तीनों अलग अलग दिशा में फड़फड़ाए। अमीरा ने स्मार्ट हॉलों से छिपते हुए मुख्य गेट के दाईं तरफ की कंटेनरों की पंक्ति से दरार बनाई। राघव ने घायल हाथ के बावजूद मशीनगन संभाली और पीछे से कवर दिया। आरव और रणवीर ने बाईं तरफ के पुराने क्रेन के पास से चुपके से उभरकर अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया, जहां लीना ने नोड लोकेशन बताया हुआ था। डॉक के अंदर की दुनिया आश्चर्यजनक रूप से अलग थी। एक पुराना गोदाम बदलकर हाईटेक कमांड हब में बदला हुआ प्रतीत हो रहा था। कंटेनरों के पीछे छुपे संरक्षित सर्वर रैक और सहज सीरियल केबलें थीं। पर हर एक कदम पर सुनसान आवाजों और हलचलें भी थीं। किसी ने वहां पहले से इंतजार कर रखा था। लीना ने बाहर से फीड भेजा और आरव के कान में कानफोन से कहा, सर्वर रूम के 2 एंट्री हैं, एक मेन एंट्री, दूसरा एयरडक्ट के जरिए। मैं मेन एंट्री को वर्चुअल शाम कर दूंगी, पर तुम्हें एयरडक्ट से अंदर जाना होगा। वहां से तुम सीधे कोर तक पहुंच सकते हो। आरव ने एक छोटा सा हंसकर कहा, तो वही पुराना पथ, कदम कदम पर खतरा। ठीक है, उसने रणवीर की ओर देखा। रणवीर का चेहरा अब अधिक दृढ़ था। उसकी आंखों में एक अजीब सा अफसोस और उम्मीद दोनों चमक रहे थे। वे एयरडक्ट तक पहुंचते ही आरव ने देखा कि मार्ग में सुरक्षा सेंसर लगे थे। छोड़े गए सेंसरों में से कुछ अभी भी एक्टिव थे। लीना ने रिमोट से कुछ पैकेट भेजे और उन सेंसरों को अस्थायी रूप से न्यूरल साइलेंस मोड में डाल दिया, पर रिमलैग था और समय बेहद कम। आरव ने रणवीर का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे, लगभग कीड़े की तरह, धातु की सीढ़ियों पर रेंगते हुए आगे बढ़े। ड्रिप ट्यूब्स और हवादार पाइपों के बीच से निकलकर वे सीधे एक छोटे से कमरे में आए। कमरे में कई मॉनिटर चालू थे और बीचों बीच एक केंद्रीय सर्वर रैक चमक रहा था। उस रैक पर वे लक्षण दिख रहे थे जो लीना ने बताए थे, ओमेगा शैडो नोड का फिंगरप्रिंट। लीना की आवाज कान में आई, तुम्हारे पास बस 0 मिनट हैं। मैं ट्रेस को और ब्लॉक कर रही हूं, पर यह अस्थायी है। रणवीर ने हंसकर कहा, ये ठीक वही पल है जिसके लिए मैंने खुद को इतना साल बंधा रखा था। अब देखते हैं क्या मैं अपने अपराध का मुआवजा दे सकता हूं। उसने हाँ में सिर हिलाया और आरव ने फ्लैश ड्राइव निकाला। दोनों ने मिलकर फ्लैश ड्राइव और हार्ड टोकन को सर्वर के पास वाले पोर्ट में डाल दिया। लीना ने दूर से एनक्रिप्टेड हैंडलिंग कर दी और रिवाइवल स्ट्रीम शुरू किया। स्क्रीन पर लहरें दौड़ी, ऑथेंटिकेटिंग। पार्ट 1, पार्ट 2, फिर की मैच फाउंड, एस्टैब्लिशिंग रीड राइट SSH टनल। लीना की आवाज में एक छोटी सी जीत की टोन आई, कॉन्फ़िगरेशन अपलोड हो रहा है, अब तुम्हें कोर डायरेक्टरी तक पहुंच मिल सकती है। पर जैसे ही वे गहरे फोल्डर तक पहुंचे, मॉनिटर पर एक नया मैसेज ब्लिंक किया, एक लाल टेक्स्ट लाइन, अनऑथराइज्ड राइट अटेम्प्ट, काउंटर मेजर इनिशिएटेड। लीना ने घबराकर कहा, नहीं नहीं, मेरा ब्लॉक टूट गया। और दूसरी ही घड़ी में अलार्म की लंबी कड़ी आवाज गूंजी। डॉक की सारी लाइटें एक साथ जल उठीं और शोर गूंज उठा। कई मिनट की लड़ाई की आवाजें ऊपर से निकलीं। कायरोस के सैनिक उन छोरों से अंदर आ रहे थे जहां लीना का ब्लाइंड काम असफल हुआ था। आरव ने रणवीर का कंधा दबाकर कहा, जल्दी, जो भी कोर में सच्चाई है उसी को डाउनलोड करो, मैं यहां कवर देता हूं। रणवीर ने कंप्यूटर की कीबोर्ड पर उंगलियां दौड़ाई। उसके हाथ कांप रहे थे, पर कोडिंग की चालें पुरानी दोस्त की तरह तेज थीं। फाइलें डिकम्प्रेस हो रही थीं। कोर डंप, ओमेगा शैडो मास्टर लॉग 42%, 67%, 89%। उसी पल कमरे का दरवाजा जोर से खुला। एक गहरी,
पक्की आवाज ने कहा, आरव मल्होत्रा। फिर तुम और वहां खड़ा था कायरोस। उसकी आंखों में वह वही ठंडक, पर इस बार उसके पीछे कुछ और चेहरे भी थे। वे लोग थे जिन्हें आरव कभी जानता था, पर अब उनका रूप सख्त और कठोर था। कायरोस ने धीरे धीरे मुस्कराया, तुमने अच्छा प्रयास किया, पर समय तुम्हारे खिलाफ है। राघव की दाहिनी ओर से गोली की गूंज आई। वह मुंह बनाकर बाहर से कवर फायर कर रहा था। अमीरा की आवाज कमान की तरह गूंजी, आरव वहां से भागकर निकलो, हम बैकअप भेज रहे हैं। पर रणवीर के पास अभी भी कुछ सेकंड रहे। स्क्रीन पर 99% चमक रहा था। डाउनलोड कंप्लीट, मास्टर लॉग इनिशिएटेड। फाइल खुली और उसी क्षण कमरे के स्पीकर्स पर किसी ने आरव के कानों में वही आवाज डाल दी। एक बार फिर से वह आवाज जो पूरा खेल चला रही थी, सुनसान, निश्चित और घुमावदार। देखो आरव, तुमने यहाँ तक पहुंचकर सही पूछा, पर क्या तुम तैयार हो सच देखने के लिए? रणवीर ने पल भर के लिए आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब एक तरह का शांति थी। तुम्हें देखना होगा, सच के इतने परते हैं कि तुम समझ नहीं पाओगे। और तभी कमरे के बाहर से भारी कदमों की गूंज एकाएक तेज हुई। दरवाजा खुलने वाला था और कायरोस ने सिर्फ इतना कहा, अब अगला निर्णय तुम्हारा है, रोको या उजागर करो। डाउनलोड पूरा हो चुका था। स्क्रीन पर फाइलें चमक रही थीं, पर उसी समय एक तेज धमाका हुआ और कहानी के अगले मोड़ के लिए दरवाजे पूरी तरह खुल गए। कमरा धुएं और अलार्म की लाल रोशनी से भर गया। हर सेकंड भारी था, जैसे समय अपने आप रुककर उन चार दीवारों में कैद हो गया हो। रणवीर की उंगलियां कीबोर्ड से हट चुकी थीं। डाउनलोड पूरा हो गया था। स्क्रीन पर एक शब्द चमक रहा था, मास्टर लॉग अनलॉक्ड। आरव ने जल्दी से फ्लैश ड्राइव निकाली और जैकेट के भीतर डाल ली। उसी पल दरवाजा धड़ाम से टूटा। कायरोस अंदर आया, उसके पीछे नकाबपोश गार्ड्स कतार में। उनकी बंदूकें सीधे आरव और रणवीर पर तनी हुई थीं। कायरोस ने धीरे धीरे मास्क उतारा। पहली बार उसका चेहरा दिखा, कठोर, ठंडी आंखें और माथे पर पुराना घा। अमीरा और राघव ने बाहर से गोलीबारी रोक दी। दोनों पल भर को जम गए। रणवीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें कायरोस पर जमी थीं। वह कांपती आवाज में बोला, नहीं, यह मुमकिन नहीं। तुम? आरव ने रणवीर की ओर देखा, तू उसे जानता है? रणवीर की सांस अटक गई, होंठ सूख गए। उसने धीरे से सिर झुका दिया, हाँ, ये मेरा बड़ा भाई है। आरव और अमीरा के दिल में ठंडा झटका लगा। रणवीर की आंखों में आंसू थे। मैं सोचता था वो मर चुका है, पर असल में वही ओमेगा का पहला हाथ था। कायरोस ने कठोर हंसी छोड़ी। मरना कभी मेरी किस्मत में था ही नहीं रणवीर। तुम जैसे नादान लोग सोचते हो कि अच्छाई और बुराई की कोई रेखा होती है। असलियत ये है कि शक्ति ही सब कुछ है। और तुमने अपने नए दोस्तों को बचाने के लिए मुझे धोखा दिया। उसने इशारा किया। नकाबपोश गार्ड्स ने हथियार और कस लिए। आरव ने अपनी पिस्तौल संभाली, आंखें सीधे कायरोस पर गड़ी। उसकी आवाज ठंडी थी। तो यही है असली खेल, परिवार की कहानी में छुपा हुआ जहर। रणवीर कांपते हुए बोला, आरव, ये मेरी गलती है। मैंने पासवर्ड दिया, मैंने दरवाजा खोला। अब मैं ही इसे खत्म करूंगा। वह अचानक आगे बढ़ा। गार्ड्स की बंदूकें उठीं। गोली चलने की आवाज गूंजी। धुआं और चीख एक साथ कमरे में गूंज उठे। जब धुआं छंटा तो रणवीर जमीन पर गिरा पड़ा था, सीने में गोली, लेकिन उसके हाथ में अब भी छोटा सा डिवाइस कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें आरव से मिलीं और होठों पर आखिरी शब्द आए, सच उजागर करना। फिर उसकी सांसें थम गईं। आरव की आंखों में खून उतर आया। उसने रणवीर के हाथ से डिवाइस उठाया और कायरोस की ओर देखा। अब यह जंग निजी हो चुकी थी। कायरोस मुस्कराया, मानो उसे यही चाहिए था। शाबाश आरव, अब तुम्हारे पास चाबी है। और मैं तुम्हें खुद चुनौती देता हूं,
अगर हिम्मत है तो इस चाबी से सच खोल कर दिखा। लेकिन याद रखना, सच उतना आसान नहीं जितना तुम सोचते हो। उसने पीछे हटते हुए आदेश दिया, फायर। गोलियों की बौछार कमरे में गूंज उठी। आरव ने डिवाइस को कसकर पकड़ लिया और अमीरा की ओर छलांग लगाई। राघव ने दरवाजे से धुआं बम फेंका। सब कुछ सफेद धुंध में डूब गया। वे किसी तरह बाहर की ओर भागे। पीछे कायरोस की ठंडी आवाज अब भी गूंज रही थी, भागो जितना भाग सकते हो। अगली बार जब मिलेंगे, सच तुम्हें ही तोड़ेगा। गाड़ी अंधेरी सड़कों पर दौड़ पड़ी। रणवीर अब उनके साथ नहीं था, पर उसके हाथ का डिवाइस चमक रहा था। उसमें वो मास्टर लॉक था जो ओमेगा की जड़ें उजागर कर सकता था। आरव की आंखें धुंधले शीशे से बाहर देख रही थीं। उसके होठों से एक ही शब्द निकला, अब ये जंग सिर्फ ओमेगा के खिलाफ नहीं, रणवीर के लिए भी है।